तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी विथ प्रसून में। आज का पहला सेशन है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पर। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे कि सबसे पहला टर्म है क्रॉप, दूसरा है एग्रीकल्चर, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, प्लॉ, हो, कल्टीवेटर, सीड्रिल, इरिगेशन, मैन्योर, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, स्प्रिंकलर सिस्टम, हार्वेस्टिंग, मोथ, रेहत, उसका धेखली, चेन पंप, एनिमल हस्बेंड्री, सिलो, ग्रीनरीज, कल्टीवेशन, सोइंग, वीडिसाइड, स्टोरेज, उसके बाद ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, उसके वीडिंग, थ्रेसिंग। इन सभी टॉपिक्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर जो है उसका हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो द अर्लीस्ट ह्यूमन वियर हंटर गैदरर। हम जानते हैं कि पहले जो थे ह्यूमन जो थे, पहले के अर्ली मैन, वो हंटर गैदरर थे, जिसको आखेटक संग्राहक कहा जाता है। दे वियर नोमैडिक एंड डिड नॉट कल्टिवेट। वो जो थे वो बंजारा थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, और वो लोग कभी कल्टिवेट नहीं करते थे, कुछ उगाते नहीं थे। एग्रीकल्चर ओरिजिनेटेड, यानी कि एग्रीकल्चर जो है वो स्टार्ट हुआ था 10,000 से 12,000 ईयर्स पहले। कहाँ हुआ था? तो मिड ईस्ट, चाइना, इजिप्ट और सेंट्रल अमेरिका के साइड में ये सबसे पहली बार किया गया था। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड प्लांट में भी जो सबसे पहले उगाया गया प्लांट था वो था बरेली, वीट, राइस, पी, लेंटिल्स एक्सेट्रा। एनिमल्स जो था, जो सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड किया गया था, यानी कि जो पालतू बना था अर्ली मैंस के द्वारा, उसमें से आता है डॉग्स, गॉट्स, शिप्स, पिग्स। वी आर ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड, यानी कि इन सब एनिमल्स में जो है, प्लांट में तो आपने देखा वीट, राइस, पी, लेनेट्स, ये सब को ग्रो किया गया था सबसे पहले। एनिमल्स में सबसे पहले पालतू किसको बनाया गया था? तो डॉग्स को बनाया गया। सबसे पहला जो था जानवर वो डॉग था, उसको पालतू बनाया गया था। उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर होता क्या है? तो एग्रीकल्चर इज कल्टिवेटिंग सोयल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड नरिशिंग एनिमल्स टू प्रोवाइड फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स। यानी कि हम सिंपल बोल सकते हैं, कल्टिवेटिंग द लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स इज नॉन एज एग्रीकल्चर। यानी कि जो हमारा सॉयल है उसको हम कल्टिवेट करते हैं कोई भी क्रॉप को उगाने के लिए, या फिर हम किसी एनिमल को रेयर करते हैं, उसको पालते हैं, उससे कुछ फॉर सम फाइनेंशियल बेनिफिट, उससे कुछ इकोनॉमिकल बेनिफिट लेने के लिए। तो ये होता है एग्रीकल्चर। अब सबसे पहले बात करते हैं क्रॉप। क्रॉप क्या होता है? तो क्रॉप ऐसे सेम काइंड के प्लांट होते हैं जिसको हम लार्ज स्केल पे कल्टीवेट करते हैं। यानी कि अगर हम छोटे स्केल पर कल्टीवेट करें तो उसको हम क्रॉप नहीं कह सकते। अगर हम मान लीजिए कि थोड़ा सा एक 20 एकड़ का ज़मीन है, उसमें 1 एकड़ में वीट, 1 एकड़ में राइस, 1 एकड़ में चना, ऐसे करके कहें तो ये नहीं होगा। पूरे के पूरे लैंड में ही हम सिर्फ और सिर्फ वीट लगा दिए तो ये आपका हो गया क्रॉप में। यानी कि एक लार्ज स्केल पे आप अगर कोई सिंगल प्लांट के स्पेसीज को कल्टीवेट करते हैं तो वो आपका क्रॉप्स में आता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। यहाँ है हमारा बेस्ड ऑन सीजन्स। सीज़न में बेस्ड दो हमारे कैटेगरीज में बांटा गया है। क्रॉप को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, पहला खरीफ क्रॉप एंड दूसरा रबी क्रॉप। आप जानते हैं कि खरीफ क्रॉप जो होता है रेनी सीजन में उगाया जाता है, और रबी क्रॉप जो है विंटर सीजन में उगाया जाता है। यानी कि ऐसे प्लांट या फिर ऐसे क्रॉप जो कि रेनी सीजन में उगाए जाते हैं उसको खरीफ क्रॉप कहते हैं, एंड द क्रॉप विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन इज नॉन एज रबी क्रॉप। तो अब खरीफ क्रॉप के एग्जांपल्स में आ जाते हैं राइस, कॉर्न, सोयाबीन, शुगर केन, ग्राउंडनट, कोकोनट, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर भी देख रहे हैं। और रबी क्रॉप में आपके आ जाते हैं वीट, ओट, चिकपी, उसके बाद मस्टर्ड, आलमंड और ब्रोंकी। ये सब आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कि बेसिक ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। यानी कि जो होता है हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस किसको कहते हैं? सबसे पहली बात तो द एक्टिविटीज़ विच आर टेकन प्लेस फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि क्रॉप को उगाने के लिए जिस एक्टिविटी को किया जाता है उस एक्टिविटीज़ को एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहा जाता है।
तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में सबसे पहला एक्टिविटी आ जाता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सबसे पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं सीड देने के लिए। तो अगर हम सॉइल प्रिपेयर कर लिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, सोइंग ऑफ सीड, उसमें सीड डालते हैं। सीड डाल दिए, अब क्या करना है, तो अब एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, मैन्योर और फर्टिलाइज़र भी चलो भैया दे दिए। उसके बाद अब क्या करना है, तो अब उसको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि अब इरिगेशन करना होगा। चलो इरिगेशन भी कर लिए। तो इरिगेशन के बाद अब उसको बहुत चीज़ करना होगा, वीडिंग करना होगा, हार्वेस्ट वीडिंग करना होगा, अलग अलग जो उसके कंपोनेंट रहेंगे, हार्मफुल कंपोनेंट को हटाना पड़ेगा, उसका हार्वेस्टिंग करना होगा, उसका थ्रेसिंग करना होगा, उसका स्टोरिंग करना होगा, उसको अलग जगह स्टोर करके रखना होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। व्हाट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल? द प्रोसेस ऑफ loosening the soil with the help of hoe, plow और cultivator इज नॉन एज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। यानी कि आप सॉइल को प्रिपेयर करते हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए, और उसको लूज करते हैं और टिलिंग करते हैं, यानी कि इधर उधर आप उसको करके लूज करते हैं, तो उसको हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कहते हैं। और इसको तीन इक्विपमेंट की मदद से किया जाता है, हो, प्लॉ और कल्टीवेटर। तो हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। आप चलिए आगे चलते हैं। अब हो क्या होता है, हो का पिक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। हो एक आयरन से बना हुआ यहाँ पे दिख रहा है इक्विपमेंट, ये पीछे ब्लेड लगा है, ये आयरन हैमर, आयरन रड है। यहाँ पे एनिमल्स को ऐसे करके बांधा जाएगा, एनिमल्स इसको पुल करेंगे। इट इज़ अ सिंपल टूल, एक सिंपल टूल है विच इज़ यूज फॉर लूजनिंग और रिमूविंग द वीड्स, वीड्स को रिमूव करने या फिर मिट्टी को लूज करने में काम आता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रड, इसमें एक लंबा रड होता है जो कि वुड का या फिर आयरन का हो सकता है। अ स्ट्रॉन्ग बोर्ड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन, और एक मुड़ा हुआ प्लेट रहता है आयरन का, इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड, इसके एक एंड में सेट किया जाता है। वर्क्स लाइक अ ब्लेड, एक ब्लेड की तौर पर काम करता है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल, यह एनिमल के द्वारा पुल होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया गया था। तो अब है प्लॉ। प्लॉ क्या होता है, तो प्लॉ इज़ अ फार्म टूल, प्लॉ ऐसा फार्म टूल है, यानी कि प्लॉ ऐसा खेती करने का टूल है जिसकी मदद से हम सॉइल को लूज कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं बिफोर सोइंग द सीड, यानी कि सीड को छिड़कने के पहले। एंड प्लॉ वी आर ट्रेडिशनल ड्रॉन बाय ऑक्सन एंड हॉर्सेस, प्लॉ आप देखते हैं जिसको हल कहते हैं, हल बहुत पहले से ये एनिमल जैसे कि बैल और घोड़े के द्वारा इसको खींचा जाता है। आप प्लॉ के बारे में पहले देखे भी होंगे प्लॉ को। तो इसके बाद आता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर ये मॉडर्न टेक्निक है। कल्टीवेटर इज अ मॉडर्न इक्विपमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर लूजनिंग द सॉइल। नाउ अ डेज प्लॉइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर, यानी कि इसमें ट्रैक्टर में ड्राइवर भी रहता है और इसको चलाया जाता है ट्रैक्टर को, यानी कि इसमें मैनुअल वर्क बहुत कम हो जाता है। आप प्लॉइंग देखिए या फिर आप हो देखिए, उसमें मैनुअल वर्क भी लगता है, यानी कि आप एनिमल्स और मैंस के मतलब मैंस की मदद से ही कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैनुअल वर्क बहुत कम हो जाता है। इसमें मशीनरी वर्क होता है कल्टीवेटर में, मशीन से सब कुछ करता है। यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम, इसमें लेबर और टाइम की बचत होती है। तो अब कल्टीवेटर भी हो गया। अब आप देखते हैं प्लॉइंग एंड टीलिंग। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में दो चीज़ आता है, एक प्लॉइंग आता है, एक टीलिंग आता है। यानी कि प्लॉइंग मतलब क्या होता है, प्लॉइंग मतलब प्रैक्टिसिंग ऑफ लूजनिंग ऑफ सॉइल, यानी कि जब आप मिट्टी को लूज़ करते हैं तो उसको हम लोग प्लॉइंग करते हैं। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हैं, आप जब लूज़ किए मिट्टी को, तो आप यहाँ देखिए छोटा छोटा इधर बड़ा बड़ा ये रह गया, बड़ा बड़ा मिट्टी का बड़ा बड़ा टीला टाइप का रह गया। तो अब सब जगह समान नहीं हुआ, यानी कि सब जगह आपका प्लेन नहीं हुआ, लेवल नहीं हुआ इक्वली। तो अब उसको लेवलिंग करने के लिए एक लेवलर का इस्तेमाल होता है, और उस लेवलर से जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग टिलिंग कहते हैं। यानी कि इट इज़ द लेवलिंग ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल को जब हम समतल करते हैं, अगर हम लेवलिंग नहीं करें तो वहाँ पे वाटर ज़्यादा ये हो जाएगा, जमा हो जाएगा, कॉन्टिमिनेट हो जाएगा, जिसके कारण वहाँ पे ज़्यादा डिजीज़ होगा। तो इस डिजीज़ को रेसिस्ट करने के लिए हम लोग टिलिंग का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, उम्मीद है आपको टिलिंग भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ प्लॉइंग। प्लॉइंग का क्या क्या एडवांटेज है, तो प्लॉइंग मेक्स द सॉयल लूज, प्लॉइंग जो होता है सॉयल को लूज करता है। इन लूज सॉयल रूट कैन पेनिट्रेट इजली, यानी कि जो सॉयल लूज होता है उसमें जो रूट होता है इजली अंदर तक जा सकता है। इसका अर्थ है कि अगर हम लूज कर दें तो वो डीपली जा सकता है अंदर तक उसका रूट। तो ये भी एक अच्छी बात है, स्ट्रांग होगा उससे, अपराइट रहेगा ज़्यादा।
प्लांट। उसके बाद लूज सॉइल प्रमोट एरेशन एंड प्रमोट ग्रोथ ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। लूज सॉइल जो होता है उसमें ईजिली माइक्रोब्स भी ग्रोथ हो सकता है, माइक्रोब्स का ग्रोथ। और उसमें एयर कंडीशन अच्छा रहेगा, उसमें एयर जो होता है ना वो ईजिली अवेलेबल भी रहेगा, क्योंकि लूज सॉइल में बहुत बीच में गैप्स रहेंगे, तो गैप्स में एयर ट्रैप होकर रह जाएगा। लूज सॉइल प्रमोट्स परकोलेशन ऑफ वाटर। लूज सॉइल जो होता है वाटर परकोलेशन ज़्यादा करेगा, यानी कि वाटर जल्दी ज़मीन में सोखेगा। और प्लॉइंग अप्रूट अनवांटेड प्लांट। प्लॉइंग जो होता है अनवांटेड प्लांट को अप्रूट कर देगा। और प्लॉइंग मिक्सेस अप मैन्योर एंड डिपॉजिटिंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि आप देखते हैं कुछ दिन जब हम छोड़ देते हैं ऐसे ही किसी खेत को या फिर किसी भी फील्ड को, एग्रीकल्चर फील्ड को, तो वहाँ पे जो प्लांट रहता है जो सूख जाता है वो भी वहाँ पे गिर जाता है, तो उसको अच्छा से मिक्स हो जाता है जब हम प्लॉइंग करते हैं तो। और साथ ही साथ क्या होता है अनवांटेड प्लांट ग्रासेस ये सब निकल जाता है। और इससे टीलिंग से भी एक फ़ायदा है कि जहाँ जहाँ प्लॉइंग से ख़राब हो गया है उसको समतल कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे वाटर कंटेमिनेशन नहीं होता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है सोइंग। सोइंग क्या होता है? तो सोइंग जो होता है, सोइंग मीन्स आप बोल सकते हैं स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स बाय मैनुअली और बाय मशीनरी यूज़। यानी कि आप मैनुअली भी कर सकते हैं, किसकी मदद से? तो फनल की मदद से, या फिर आप कर सकते हैं सीड ड्रिल की मदद से, मशीनरी यूज से। तो चलिए दोनों को एक एक करके अलग अलग करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोइंग क्या होता है। तो द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग द सीड इन द फील्ड, यानी कि जो स्कैटरिंग या फिर आप स्प्रेडिंग बोल सकते हैं, सीड को जब हम फील्ड में स्कैटर करते हैं, उसको छींटते हैं ऐसे करके, तो उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सोइंग। तो सोइंग बाय हैंड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। जो हम हैंड से सीड को सो करते हैं उसको हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। और इन ब्रॉडकास्टिंग द सॉयल विल नॉट बी यूनिफॉर्मली और राइटली डेप्थ। अब हम आपको इसके बारे में बाद में बताएंगे, आप पहले यहाँ देख लीजिए जो लिखा हुआ है। इन ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग जो हाथ से हम लोग सीड को छींटते हैं, स्कैटर करते हैं, उसमें क्या होता है सॉइल में इक्वली यूनिफॉर्मली डेप्थ में नहीं जाता है। कोई हो सकता है 2 सीड से सटा हुआ होगा, या फिर हो सकता है वो ऊपर में सरफेस में ही रह जाए, सीड सॉइल के अंदर ना जाए। तो ये सब होता है प्रॉब्लम आपका ब्रॉडकास्टिंग में। अब सेकेंड है ट्रेडिशनल यूज सीड ड्रिल। आप ट्रेडिशनल सीड ड्रिल को यहाँ देख सकते हैं। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज़ द शेप्ड लाइक फनल। ये फनल का शेप में दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये फार्मर लोग फनल में कुछ डाल रहे हैं, इसी को कहते हैं सीड ड्रिल। और द सीड्स आर फिल्ड इन द फनल। फनल में सीड डाला जाता है, ठीक है। पास डाउन थ्रो 2 और 3 पाइप्स, ठीक है। 2 और 3 पाइप से अंदर जाता है, ठीक है भाई। हैविंग शार्प इंड, और शार्प इंड रहता है, अच्छा, ठीक है। एंड दीज इंड पर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड देयर। और ये जो इंड होता है यही सॉइल के अंदर जाता है और सॉइल में सीड को अंदर डालता है, ठीक है भाई। अब सॉइल को अंदर, अब उसके बाद यहाँ दिया हुआ है कि डिसएडवांटेजेस ऑफ सीड ड्रिल्स। तो सीड्स आर नॉट सोन एट यूनिफॉर्मल डिस्टेंस, यानी यूनिफॉर्म डिस्टेंस, यानी कि मान लीजिए कि आपका ये एक लैंड है, इसमें एक सीड आप यहाँ डालें तो एक सीड फिर यहीं पे डल जा रहा है, या फिर एक सीड फिर इस जगह पे डल जा रहा है। और जो होता है मॉडर्न सीड ड्रिल, मॉडर्न सीड ड्रिल में क्या होता है, एक सीड अगर हम यहाँ डालें तो दूसरा सीड यहाँ, यानी कि उसमें डिस्टेंस को ईजिली मेज़र करके डालता है ताकि ये यूनिफॉर्मली डाले। इसके कारण जो होता है वाटर एंड मिनरल्स का कंपटीशन ज़्यादा ना हो, सनलाइट का कंपटीशन, ये सब का मतलब सबका हेल्दी ग्रोथ हो सके। तो ये डिसएडवांटेज होता है ट्रेडिशनल सीड ड्रिल का। उसका सीड्स आर नॉट कवर्ड विथ सॉइल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सीड्स अच्छा से कवर नहीं हो पाता है, सरफेस पे ही रह जाता है। इसके कारण मान लीजिए यहाँ पे सीड रह गया, इधर से पक्षी उड़ते हुए आई, चौं 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 करते आई ये देखिए आप, ऐसे करके उठा ली और चली गई। तो ये चीज़ होता था ट्रेडिशनल सीड ड्रिल में, जो कि अब मॉडर्न सीड ड्रिल में नहीं होता है। मॉडर्न सीड ड्रिल में ऐसे करके एक आयरन जाता है अंदर तक और यहाँ पे ऐसे करके पुट कर देता है, फिर ये आता है ऊपर, फिर ये अंदर डालता है इधर, फिर इधर पुट कर देता है। तो ये मॉडर्न सीड ड्रिल का एक एडवांटेज है। उसका सीड्स आर नॉट सोन एट इक्वल डेप्थ, यानी कि आपको अभी मैंने बताया कि कोई ऊपर रह जाता है, कोई हो सकता है बहुत नीचे चला गया, यानी कि इक्वल डेप्थ में मान लीजिए इक्वल डेप्थ में नहीं होता है, जैसे कि एक ऊपर आ गया एक नीचे आ गया। यहाँ पे अगर रहा तो डायरेक्ट आपको ये बर्ड ले लेगी, और यहाँ पे रहा तो अच्छा से सनलाइट वनलाइट नहीं पहुँच पाएगा, इसकी वजह से इसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। लेकिन ट्रेडिशनल में क्या होता है,
कि यहाँ पे एक सीड है, दूसरा सीड यहाँ पे, यानी कि जो सरफेस से डेप्थ है वो हर समय बराबर होगा। अगर ये 1 मीटर का है तो ये भी 1 मीटर होगा डेप्थ, ये भी 1 मीटर होगा। हालांकि 1 मीटर होगा नहीं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। तो सीड्स आर नॉट सोन एट इक्वल डेप्थ, यानी कि सीड्स इक्वल डेप्थ में शो नहीं होता इसमें, ये एक डिसएडवांटेज है। इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम एंड लेबर। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस सीड ड्रिल को चलाने के लिए 2 मैन यहाँ पे लगे हुए हैं, 2 एनिमल भी लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें मैनुअल वर्क टाइम ज़्यादा लेता है, जबकि लेबर भी लेता है, क्योंकि ये दोनों इतना वर्क कर रहे हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम और लेबर भी लगता है। जबकि जो ट्रेडिशनल सीड मॉडर्न सीड ड्रिल होता है उसमें ईज़िली मशीनरी के यूज़ से आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं मॉडर्न सीड ड्रिल की। तो मॉडर्न सीड ड्रिल देख सकते हैं आप यहाँ, द सीड ड्रिल सोज द सीड्स एट द प्रॉपर सीडिंग रेट, यानी कि प्रॉपर सीडिंग को वो या फिर प्रॉपर डेप्थ में वह सीड्स को डालते हैं, और अनश्योरिंग दैट द सीड्स आर कवर्ड बाय सॉइल, और इंश्योर करते हैं कि ऐसा वो सुनिश्चित करते हैं कि सीड्स इक्वल डेप्थ पे चला गया है। और इट सेव्स टाइम और लेबर, और ये टाइम एंड लेबर भी बचाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक यहाँ पे ड्राइवर है और यहाँ पे कोई मैन नहीं है, जबकि उसमें आप पीछे वाले में फिर से आप अगर चाहे तो देख सकते हैं कि पिछले वाले स्लाइड में 2 मैन और 2 एनिमल का यूज़ है, जबकि यहाँ पे एक सिंगल 1 मैन ही 1 मैन आर्मी, आप समझ लीजिए कि यहाँ पे 1 मैन ही सब कुछ कर रहा है, यानी कि 1 मैन आर्मी है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं एडिंग द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे फर्टिलाइज़र लिखा हुआ है, तो एडिंग द मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो अब यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है मैन्योर। अब मैन्योर की बात करें तो मैन्योर एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, मतलब मैन्योर जो होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जिसको हम इजीली बिना फैक्ट्री के अपने एग्रीकल्चर फील्ड पे ही ग्रो कर मतलब बना सकते हैं। जबकि फर्टिलाइज़र जो होता है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, जो कि सिंथेटिक होता है, जो कि बनाया जाता है मैन मेड। जबकि ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है वो नेचुरल डिकम्पोजिशन होता है, ये एनिमल का या फिर किसी भी चीज़ का जो डिकम्पोज होता है, जो डीके हो जाता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिकम्पोज करके बनाया जाता है मैन्योर। जबकि फर्टिलाइज़र जो होता है वह एनिमल द्वारा केमिकल्स का ह्यूमन द्वारा केमिकल्स का यूज़ करके बनाया जाता है। और ये जो होता है फर्टिलाइज़र वो किसी एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होता है, जबकि मैन्योर जो होता है सभी न्यूट्रिएंट में एवरेज रिच होता है। ये फर्टिलाइज़र जो होता है वो वाटर में वो जब सॉइल में डाला जाता है उसके उसमें वाटर डाला जाता है तो वो वाटर से इंसॉल्यूबल होता है, जिसके कारण वो एयर का पोर्स बंद कर देता है। इसके कारण ओवर जब हम इरिगेशन करते हैं तो हमारा जो होता है फर्टिलाइज़र वो बहुत हानि करता है। इसी कारण से फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए। फर्टिलाइज़र एक्सपेंसिव भी होता है, इसको ईज़िली ट्रांसपोर्ट भी नहीं किया जा सकता है, और फर्टिलाइज़र ऊपर से ज़्यादा महंगा भी आता है। फर्टिलाइज़र आप कह सकते हैं इसको एक्सपेंसिव है, ऊपर से इसको आप ट्रांसपोर्ट ईज़िली नहीं कर सकते, ये इसको फैक्ट्री में बनाया जाता है। यानी कि फर्टिलाइज़र के बहुत सारे डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं। अब हम एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र देखिए। आप प्लांट्स मेनली रिक्वायर्स नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम फॉर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट को क्या क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए और पोटेशियम चाहिए। यानी कि रिपीटेड कल्टीवेशन रिमूव सॉइल न्यूट्रिएंट, यानी कि बार बार आप एक ही खेत में जब डाल रहे हैं, अगर मतलब सॉरी आप एक ही खेत में बार बार खेती कर रहे हैं तो उससे क्या होता है सॉइल का जो होता है न्यूट्रिएंट्स वो धीरे धीरे रिप्लेनिश हो जाता है, चला जाता है। तो दे कैन बी रिप्लेनिश्ड बाय एप्लीकेशन मैन्योर और केमिकल फर्टिलाइजर, यानी कि उसको आप वापस से रिप्लेनिश कर सकते हैं किसके मदद से? केमिकल फर्टिलाइजर या फिर मैन्योर की मदद से आप वापस उसको ला सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि उसको हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइज़र में अंतर क्या क्या है, डिफ्रेंशिएट करते हैं। हम आपको पहले ही ये सब चीज़ बता चुके हैं, लेकिन आपको हम रिकैप करवा दे रहे हैं कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होता है मैन्योर जो होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जबकि फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस केमिकल से बनाया जाता है। उसके बाद सेकंड है कि मेड फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड एनिमल वेस्ट, यानी कि हम आपको पहले ही बताया था कि डिकम्पोज होकर बनता है, एनिमल और वेजिटेबल्स का वेस्ट से बनता है, जबकि ये मेड बाय केमिकल से बनता है। प्रिपेयर एट होम, ये होम में बनाया जा सकता है। प्रिपेयर एट फैक्ट्री, ये फैक्ट्री में बनता है। लेस रिच इन न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट में उतना रिच नहीं होता है, लेकिन ये रिच होता है, लेकिन किस में? सिर्फ एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट में। ये डू नॉट हार्म द सॉइल, ये सॉइल को हार्म नहीं करता, लेकिन ये क्या करता है? क्विक रिजल्ट, ये तुरंत हार्म करता है। लेकिन इससे क्या होता है? एक चीज़ फर्टिलाइजर से प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और स्लो रिजल्ट, इसमें स्लो रिजल्ट है, इसमें क्विक रिजल्ट है। इसमें चेंज सॉइल टेक्सचर, यानी कि सॉइल का जो टेक्सचर है उसको चेंज कर देता है। और एक बात आती है कि ये जो होता है अर्थवॉर्म को बहुत हार्म करता है, जबकि अर्थवॉर्म जो होता है उसको कहा जाता है फार्मर
फार्मर फ्रेंड, अर्थवॉर्म को फार्मर का फ्रेंड कहा जाता है। तो उतना हैंडराइटिंग पे आप नहीं जाइए, आपको बता दे रहे हैं, वो फार्मर का फ्रेंड कहलाता है। अर्थवॉर्म को जो कहते हैं वो फार्मर का फ्रेंड होता है, जबकि फर्टिलाइज़र जो होता है फार्मर के फ्रेंड यानी कि अर्थवॉर्म को हार्म करता है। तो ये तो फार्मर के लिए ख़राब बात हो गई। तो फर्टिलाइज़र एक तौर पर ऐसे भी हार्म करता है। अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे एडवांटेज क्या क्या है फर्टिलाइज़र का और डिसएडवांटेज क्या क्या है, सब हम लोग बारी बारी से सब बात करेंगे। तो डिज़ोल्व फास्ट, बहुत तेज़ी से वो घुल जाता है। प्लांट एब्जॉर्ब फास्ट एंड गिव्स क्विक, प्लांट जल्दी जल्दी उसमें उसको एब्जॉर्ब कर सकता है और तुरंत रिजल्ट देता है। इस न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, किसी एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट में वो रिच होता है और बहुत कॉम्पैक्ट होता है। जबकि उसका डिसएडवांटेज क्या क्या है, ये सॉयल और वाटर को पोल्यूट करता है। ये जो होता है वो सॉयल का केमिस्ट्री को ख़राब करता है, यानी कि सॉयल का जो टेक्सचर है, नेचर है, उसको वो चेंज कर देता है। और ये क्या करता है, या तो टू एसिडिक कर देता है ज़्यादा यूज करने से, कोई किसी भी चीज़ को अति ज़्यादा यूज करने से जानते हैं कि हानि होता है। तो उसी तरह सॉयल में जब हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो वो एसिडिक हो जाता है या तो बेसिक हो जाता है। इसके लिए हमको फिर ये हार्म करता है कि फिर हमको मेडिसिन का प्रयोग करना पड़ता है, तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी है। उसके बाद ये सॉयल का ऑर्गेनिज्म को मारता है, जैसे एक राइजोबियम बैक्टीरिया भी रहता है सॉयल का नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, जो कि बहुत हेल्प करता है। लेकिन इसको भी ये हार्म पहुंचाता है, अर्थवॉर्म को मैंने कहा आपको हार्म पहुंचाता है ये। और ये क्या करता है, सॉयल का पोरसिटी यानी कि सॉयल में जो पोरस होता है, सॉयल में जो छिद्र होता है उसको बंद करता है। सॉयल का जो छिद्र होता है, जो पेनिट्रेशन होता है, उसको थोड़ा बंद कर देता है। और इट अफेक्ट द फूड चेन, ये फूड चेन को भी अफेक्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए ग्रास ऑफ प्लांट होगा, ये फर्टिलाइजर से, उसको बाद प्लांट को खाया किसी ग्रासऑफर ने, ग्रासऑफर उस जगह पे लगा हुआ होगा फर्टिलाइज़र, तो ग्रासऑफर को फर्टिलाइज़र भी टेस्ट हो गया, जिसके कारण वो मर गया। तो इस कारण फूड चेन में बहुत डिस्टर्ब होता है और इट अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ, और ये ह्यूमन हेल्थ को भी काफ़ी हद तक है मतलब ये करता है, हार्म करता है। तो ये सब बातें हैं, ये सब बातें आप देख सकते हैं। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो अब चलिए आगे चलते हैं। अब आगे का टॉपिक है एडवांटेज ऑफ मैन्योर। मैन्योर का क्या क्या एडवांटेज है, तो ये क्या करता है, इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इन्हेंस करता है। इसमें आप जानते हैं कि ह्यूमस रहता है, यानी कि मैन्योर जो होता है वो जो डिकम्पोज मैटर होता है उसको ह्यूमस कहते हैं। तो ह्यूमस ज़्यादा रहता है, इसके कारण वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है। और ये सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, सॉइल के टेक्सचर को अच्छा करता है। आप जानते हैं ब्लैक सॉइल जो होता है वो ज़्यादा ये होता है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा फर्टिलाइज करने वाला होता है, क्योंकि उसमें फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होता है। तो क्यों, क्योंकि उसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है, तो ह्यूमस को ये इम्प्रूव करता है। उसके प्रमोट द ग्रोथ ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, ये जो होता है फ्रेंडली माइक्रोब्स की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। और ये अर्थवॉर्म को हार्म नहीं करता, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्थवॉर्म को दिखाया गया है, ये अर्थवॉर्म जो होता है इसको दिखाया गया है। तो इसको अर्थवॉर्म को भी ये हार्म नहीं करता है। उसका इंक्रीज द एरेशन एंड द पर्कुलेशन ऑफ वाटर, वाटर जो होता है उसका एरेशन, वाटर जो होता है उसमें जो सॉइल में एरेशन होता है या फिर सॉइल में जो वाटर पर्कुलेशन होता है उसका रेट को इंक्रीज करता है। और ऐड ह्यूमस टू द सॉइल, ह्यूमस का बात चल रहा था, ये देखिए ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है, डीके और डिकम्पोज मैटर इज नॉन एज ह्यूमस। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्थवॉर्म को दिखाया गया है ये वो। उसके बाद आप देखिए रिप्लेनिशिंग ऑफ सॉइल, सॉइल को रिप्लेनिश कैसे किया जाता है। तो वेरियस प्रैक्टिसेस यूज टू रिप्लेनिश द सॉइल, सॉइल को रिप्लेनिश बहुत तरीके से किया जाता है। जैसे कि मेरा पहला मेथड है फील्ड फैलो। यहाँ पे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फील्ड फैलो जो होता है ना, वो आप मान लीजिए एक साल खेती किए, दूसरे साल आप उस खेत को छोड़ दिए। यहाँ आप देख सकते हैं एक साल यहाँ पे छूटा हुआ है, यहाँ पे कोई खेती नहीं कर रहा है, तो दूसरे साल आप उस खेत को छोड़ ही दिए, इस साल खेती नहीं किए जाइए। उसका तीसरे साल किए तो उसका वापस से जो वहाँ पे जो प्लांट का रूट उट था वो सब डिकम्पोज होके वापस से ह्यूमस बन गया, वापस से उसमें न्यूट्रिएंट आ गया। तो अगले साल फिर किए, फिर एक साल छोड़ दिए, फिर एक साल किए। इसको कहते हैं फैलो फील्ड, यानी कि उसको खाली छोड़ देना, एक साल खाली छोड़ देना। उसका दूसरा है क्रॉप रोटेशन, यानी कि एक साल अगर हम मतलब एक साल अगर वीट लगाए तो मतलब एक साल लेगमिनस प्लांट लगाए, एक साल नॉन लेगमिनस लगाए, मतलब उसको रोटेट किए। एक साल वीट लगाए, एक साल ग्राम लगाए, एक साल ककुम्बर लगाए, मतलब समझिए कि एक साल राइस लगाए, हर साल चेंज कर करके लगाना है। तो इसके बाद होता है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, सबसे पहले एक बात आता है कि क्रॉप रोटेशन में हम आपको एक टर्म बताए थे लेगमिनस प्लांट।
LEGMENOUS, लेगमिनस प्लांट क्या होता है? तो लेगमिनस प्लांट ऐसे प्लांट को कहते हैं जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, यानी कि ये जो उसका रूट है उसमें नोडल्स में जो होता है ऐसे करके नोडल्स होता है रूट्स में, तो उस रूट्स में कुछ रहता है जिसको कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, उसको नाइट्रोजन कंपोनेंट में चेंज करके उसको नाइट्रोजन फिक्स करके उसको यूज़ करता है प्लांट, जिसमें प्लांट की ग्रोथ में वो मदद करता है। तो इससे हम जो होता है सॉइल का उसका न्यूट्रिशन वापस से रिप्लेनिश कर सकते हैं क्रॉप रोटेशन से। अब आता है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? तो यानी कि आप एक ही जो भूमि है, यानी कि एक फील्ड में आप अलग अलग क्रॉप लगाइए। मान लीजिए आप एक फील्ड में यहाँ वीट लगाए, फिर यहाँ राइस लगाए, फिर यहाँ मेज लगा दिए। आप वीट को मान लीजिए इस मंथ काट दिए, तो वीट तो कट गया, लेकिन जब बारिश होगी तो इधर वीट वाला भी एरिया को, यानी कि इस सॉइल को पकड़ के कौन रखा है? ये वीट है, ये राइस है और ये मेज़ है। इस वीट को अगर हम काट दिए, मान लीजिए कि जनवरी मंथ में हम वीट को काट लिए, तो जनवरी मंथ में हम वीट को सिर्फ काटे तो वीट कट गया, लेकिन जब बारिश होगी तो वीट वाले एरिया का जो सॉइल है उसको बहने नहीं देगा, जो बाकी का जो क्रॉप बचा हुआ है। अब मान लीजिए हम फरवरी में काटे राइस को, फरवरी में, और तब तक फिर हम इसको ग्रो कर दिए, इसको हम सीड लगा दिए और फरवरी में इसको काट दिए। तो अब फरवरी में कट गया, लेकिन मई जिसको बहने नहीं देगा, इसका मिट्टी को पकड़ के रखेगा, अपहोल्ड करके रखेगा। अब मतलब राइस भी कट गया, तो राइस कट गया, तब अब जब हम इसको काटेंगे मेज को, तब राइस का सीड डाल दिए। तब तक जो हम जब देखते हैं कि जब तक हम मेज को काटेंगे तब तक वीट मेरा बड़ा हो चुका होगा। यानी कि इस तरह एक चेन में कि एक को काटेंगे तब तक एक बड़ा होगा, इस तरह करके हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं, जिसके कारण हमारा सॉइल जो होता है वो ईजिली बहता नहीं है, और सॉइल का फर्टिलिटी जो अपर लेयर होता है, यानी कि सॉइल इरोजन नहीं होता है, जो फर्टाइल लेयर होता है वो बहता नहीं है। उसका एडिशन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, उसका एक ऑप्शन आता है कि आप मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड कीजिए और सॉइल के रिप्लेनिशमेंट को, यानी कि सॉइल के फर्टिलिटी को रिप्लेनिश कीजिए। तो ये 4 मेथड थे जिसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आप बात करते हैं इरिगेशन का। इरिगेशन मतलब होता है टाइम टू टाइम सप्लाई ऑफ वाटर, यानी कि द सप्लाई ऑफ वाटर इन अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। एक फिक्स निश्चित इंटरवल ऑफ टाइम में हम जब वाटर को डालते हैं, यानी कि मान लीजिए कि हम आज डाले वाटर को, फिर कल छोड़ के, फिर परसों डाले, फिर परसों छोड़ के, तरसों डाले, तरसों छोड़ के, फिर मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन डाले। जैसे कि मान लीजिए आप 1 तारीख डालें, फिर 3 तारीख डालें, फिर 5 तारीख डालें, फिर 7 तारीख डालें, तो ये एक टाइम इंटरवल पे डाल रहे हैं, तो इसको इरिगेशन कहते हैं। और जो होता है इरिगेशन के जो होते हैं मेथड 2 टाइप के होते हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड, एक होता है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में होता है मोअत, जिसको हम पुली सिस्टम कहते हैं, एक होता है राहत, एक होता है चेन पंप, एक होता है ढेकली। मोअत सिस्टम में क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि इसमें दिखाया गया है, एक साइड में जो होता है उस साइड एक पत्थर टाइप का पत्थर बांध दिया जाता है। मतलब इसमें कुछ इस प्रकार से होता है कि आप कह सकते हैं इसको एक टाइप से ये एक जो ट्रेडिशनल मेथड जो किसान लोग पहले अपने खेत को ये करने के लिए, एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि मोअत सिस्टम जो था ना, उसमें भी एक एनिमल रहता था जो कि खींचता था पानी, और कुआं से पानी निकलता था, मतलब कि एनिमल आगे बढ़ता था और उसको बाल्टी से कनेक्ट कर दिया जाता था और पानी निकल जाता था कुआं से। ये होता था मोअत सिस्टम। शायद एक होता था रेहत सिस्टम। रेहत सिस्टम में क्या होता था, यहाँ से आप ये जो एनिमल है ये ऐसे घूम रहा है, तो जिसके कारण से ये कनेक्ट रहता था इससे, और ये भी घूम रहा है, और ये जब घूमता था तो इसमें बाल्टी जो है, ये देखिए बाल्टी बांधा हुआ है, ये बाल्टी पानी फेंकता था, जिसके कारण यहाँ पे पानी गिरता था और ये नाली में ऐसे करके पानी आता था, और इससे खेत जो होता था, खेत में आप समझिए कि इरिगेशन होता था। और एक होता था चेन पंप। चेन पंप में क्या होता था कि उधर मान लीजिए इधर कुआं है, ये चेन पंप है, मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे करके ये रस्सी कनेक्ट है, ये बाल्टी है, ये इधर इधर कुआं है, मतलब कुआं नहीं तालाब मान लीजिए, तो यहाँ पे ऐसे करके एक चेन यहाँ पे, यहाँ बाल्टी डूबा, इधर से बाल्टी ले गया पानी, इधर गया, फिर बाल्टी इधर रोटेट हो गया, तो यहाँ वाला पानी इधर गिर गया, फिर इधर आ गया, फिर ये बाल्टी इधर गया,
फिर ये बाल्टी इधर पानी में डूबा, फिर ये बाल्टी पानी लेके आया, फिर इधर आया, इधर पानी डूब गया। तो इस प्रकार से चेन पंप सिस्टम में होता था। उसके बाद बात आता है ढेकली सिस्टम। ढेकली में क्या होता था कि ऐसे लकड़ी को डाल दिया जाता था कुआं में, बाल्टी बांध के। उसके बाद एक भारी पत्थर को बांध दिया जाता था। तो जैसे ही पानी भरता था, भारी पत्थर जैसे उस पर बांधाता था, वो छोड़ दिया जाता था। तो इस प्रकार पानी को बाल्टी से ऐसे फेंक दिया जाता था बाहर। इस प्रकार से भी मतलब इरिगेशन किया जाता था। ये था ट्रेडिशनल मेथड। अब बात आता है मॉडर्न मेथड का। तो मॉडर्न मेथड में दो आता है, एक स्प्रिंकलर, एक ड्रिप। इसको बहुत अच्छा से समझिए पहले। स्प्रिंकलर मतलब होता है कि स्प्रिंग करके, मतलब कि छीट के उसको, जो होता है ना, चारों ओर से घूम के एक नोजल आता है, यानी कि एक प्रेशर से नोजल जो होता है, नोजल मतलब एक गोल टाइप का कुछ ऐसे करके रहता है। वो ऐसे रोटेट करते करते पानी फेंकता है, ऐसे ऐसे। मान लीजिए इधर पानी फेंका, इधर पानी फेंका, ऐसे ऐसे पानी फेंकते फेंकते रोटेट होता है। तो इसको कहते हैं हम स्प्रिंकलर सिस्टम। इससे जो होता है पानी की बचत होती है। और सबसे ज़्यादा पानी की बचत वाला कोई है तो वो है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि प्लांट के जड़ के पास ही बूंद बूंद करके पानी गिराया जाता है। ये आप ड्रिप इरिगेशन का मैग्नीफाइंग इमेज देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो है पाइप जा रहा है, इसमें बूंद बूंद करके पानी गिरता है ताकि पानी का वेस्टेज ज़्यादा ना हो। ये सबसे अच्छा जो होता है ड्रिप इरिगेशन है मेरे हिसाब से। तो अब चलिए, मॉडर्न भी हो गया। तो अब बात करते हैं वीडिंग क्या होता है। तो वीडिंग जो होता है, वीडिंग होता है रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट। सबसे पहले वीड क्या होता है? द अनवांटेड प्लांट और अनडिजायरेबल प्लांट इज कॉल्ड वीड्स। ऐसे कह सकते हैं द प्लांट विच ग्रोज विथ द क्रॉप्स एंड विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ, यानी कि जिसको कोई फार्मर ग्रो करना नहीं चाहता है, यानी कि द अनवांटेड प्लांट जो ना चाहने वाला, यानी कि अचाहा प्लांट जो है, जो प्लांट को नहीं चाह रहा है कोई ग्रो करना। द अनवांटेड प्लांट विच ग्रोज फ्रॉम द एग्रीकल्चर फील्ड, यानी कि जो एग्रीकल्चरल फील्ड से जो अनवांटेड प्लांट ग्रो होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वीड कहते हैं। या फिर द अनवांटेड प्लांट विच ग्रो अलोंग विद द क्रॉप्स, जो क्रॉप्स के साथ साथ बड़ा होता है, उसको हम लोग वीड्स कहते हैं। और वीड्स के रिमूवल को ही वीडिंग कहते हैं। रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट और वीड इज कॉल्ड वीडिंग। अब बात आता है वीड को रिमूव कैसे करते हैं। तो वीड को रिमूव करते हैं खुरपी की मदद से, सीड ड्रिल की मदद से। ऐसे तो सबसे पहले आप खुरपी देख लीजिए मैनुअली। उसका सीड ड्रिल, जब हम सीड डालते हैं तो रिमूव हो जाता है। या फिर जब आप प्लॉइंग करते हैं तो प्लॉइंग के टाइम में भी वो बहुत सारा अनवांटेड प्लांट रिमूव हो जाता है। और एक होता है स्प्रेइंग, यानी कि वीडीसाइड को स्प्रे करना। ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसको बहुत ही सावधानी से किया जाता है, क्योंकि फार्मर्स जो होता है उसको ये हार्म कर सकता है। इसीलिए मास्क उसको पहन के करना चाहिए सब। मास्क, ग्लव्स फार्मर्स को पहन के इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये केमिकल है। तो ये केमिकल जो है क्रॉप को हार्म नहीं करता। ये एक ऐसा केमिकल है जो सिर्फ वीड्स को ही हार्म करता है। तो इसके मदद से भी आप वीड्स को अलग कर सकते हैं। अब बात आता है मेथड्स ऑफ वीडिंग। वीडिंग के मेथड क्या क्या है। तो सबसे पहला मेथड है क्या? सबसे पहले आप देख लीजिए, रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। पहला है फिजिकली मेथड, बाय हैंड। आप हाथ से निकालिए, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ 2-3 किसान लगे हुए हैं, हाथ से निकाल रहे हैं। इसमें बहुत टाइम और लेबर का मतलब बहुत लॉस होता है, बहुत टाइम लगता है और लेबर भी बहुत लगता है। और सबसे मेन बात कि जब इतना टेक्निक हो गया है, हमारे टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा मॉडर्न हो गया, तो हम इतना लेबर और टाइम वेस्ट क्यों करें? लोगों के पास और भी बहुत काम है, तो सिर्फ एक ही चीज़ में टाइम वेस्ट करने से नहीं होगा। तो इस दूसरा मेथड है हमारा खुरपी की मदद से। खुरपी से डायरेक्ट काटते गए हैं, लेकिन इससे भी तो बहुत टाइम लगेगा। तो तीसरा मेथड है हमारा वीडीसाइड। अच्छा, ये मेथड थोड़ा इजी है। ये मेथड इजी तो है, लेकिन इससे भी अच्छा कोई है। सबसे पहला फिजिकल मेथड है, फिर मैकेनिकल मेथड है, फिर केमिकल मेथड में वीडिंग है, और चौथा है बायोलॉजिकल मेथड, जिसमें कि आप एक इंसेक्ट होता है जो समझिए कि इसको भी फार्मर्स का फ्रेंड ही कहा जाता है, जो कि ईजिली वीड्स को कंट्रोल करता है। वो ये सिर्फ वीड्स को हार्म करता है। यूजिंग इंसेक्ट फीड अप ऑन पेस्ट्स, यानी कि जो होता है ये सिर्फ वीड्स को ही हार्म करता है। ये एक ऐसा इंसेक्ट होता है। तो इन सब की मदद से आप वीडिंग कर सकते हैं।
अब बात आता है पेस्ट कंट्रोल कैसे करें। पेस्ट मतलब जो होता है जो आपका फसल्स को हार्म करता है वैसा कीड़ा, तो उसको हम पेस्ट आर ऑर्गेनिज्म विच आर हार्मफुल टू स्टैंड क्रॉप्स और स्टोर्ड फ्रॉम ग्रेन। कि जब आप उसको स्टोर करते हैं या फिर आप जब क्रॉप लगा होता है तो आप देखेंगे कि पत्तों को कोई कोई होता है, कोई कोई जब आप देखिएगा क्रॉप उसमें पत्ता जो होता है उसको आधा खाया हुआ होता है या फिर कहीं कहीं खाया हुआ होता है। क्यों? या फिर उसको कौन खाता है? तो उसको पेस्ट खाता है, यानी कि जो होता है उसको हिंदी में खर परोत कहते हैं, ऐसा ही कुछ नाम है, मुझे भी उतना अच्छा नहीं याद है। तो पेस्ट को जो होता है कंट्रोल करने में खरपतवार ऐसे ही कुछ कहते हैं इसको। तो बेस्ट कंट्रोल कैन बी डन बाय केमिकल कॉल्ड पेस्टिसाइड। सबसे अच्छा इसको कंट्रोल करने का केमिकल पेस्टिसाइड इस्तेमाल कीजिए और बाय बायोलॉजिकल मीन या फिर बायोलॉजिकल मीन कीजिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंसेक्ट फ्रेंडली मतलब सॉरी जो हाँ फार्मर फ्रेंडली एनिमल है उसका प्रयोग करके आप डायरेक्ट पेस्ट को खिला ही दीजिए। किसी ऐसा एनिमल जो कि उस पेस्ट को कंट्रोल कर सकता है उस एनिमल को आप पालिए और उसके द्वारा खिला दीजिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये जो इंसेक्ट है ये इस लीफ को खा रहा था, लेकिन इस इंसेक्ट को ये जो कोई फ्लाई है ये फ्लाई उड़ा के ले जा रहा है, मतलब ये फ्लाई इसको हार्म पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर फील्ड है इसमें कम लॉस हो रहा है, हमारा एग्रीकल्चर फील्ड बच जा रहा है। अब आता है क्रॉप इम्प्रूवमेंट। इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन कैन बी अचीव्ड बाय हाई यील्डिंग क्रॉप विच कैन बी अचीव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडिसेशन। हाइब्रिडिजाइजेशन यानी कि जो होता है सबसे आप क्रॉप को इम्प्रूव कैसे कीजिए। तो क्रॉप को इम्प्रूव करने के लिए अच्छा सीड चाहिए। तो अच्छा सीड कहाँ पाएंगे? तो अच्छा सीड जो होता है हमको उस सीड को कहते हैं HYC, एच वाई सॉरी एच वाई हाँ एच वाई सी यानी कि हाइयर यील्डिंग क्रॉप। उसको असली में HYC नहीं, सॉरी उसको कहते थे HYV हाइयर यील्डिंग वेराइटी, HYV सीड्स। आप कहीं नाम भी देखे होंगे, कोई कोई जो होता है बोरा सीड्स का उसमें लिखा रहता है HYV सीड्स, यानी कि हाइयर यील्डिंग वैरायटी जिसमें सबसे ज़्यादा क्रॉप उगता है उस टाइप का सीड है वो। विच कैन बी अचीव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडिसेशन, यानी हाइब्रिडिसेशन की मदद से आप उसको अचीव कर सकते हैं। हाइब्रिडिसेशन इज द क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ टू वेराइटीज ऑफ ब्रीड्स। दो अलग अलग ब्रीड्स को आप उसमें क्रॉस ब्रीडिंग कर देते हैं, उसको हाइब्रिडिसेशन कहते हैं। सबसे पहली बात तो आप कैसे जानिए कि कौन सीड अच्छा है कौन सीड खराब। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट आता है कि आप एक पानी ले लीजिए, इसमें पानी ले लीजिए, उसके बाद बहुत सारा ये आप कोई भी सीड्स ले लीजिए, सीड्स को डाल दीजिए। तो आप देखिए जो खराब खराब सीड्स होगा वो ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें मास ही नहीं है, वो हल्का हो गया, हॉलो हो गया, अंदर से खोखला है, तो वो सीड्स ऊपर आ जाता है। आप कभी कभार चना फूलने देते हैं तो चना देखते होंगे कोई कोई चना ऊपर आ जाता है, वो चना खराब होता है। तो इस प्रकार आप पता कर सकते हैं कौन सीड अच्छा है कौन सा खराब है। अब आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग कहते हैं किसको? द कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स। जो क्रॉप मैच्योर हो जाता है, जो क्रॉप पक जाता है उसके बाद उसका कटिंग करते हैं तो उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग दो तरीके से होता है, एक होता है बाय स्टिकल्स और बाय मैन्युअली, और एक होता है बाय मशीन्स हार्वेस्टर या फिर थ्रेसर कॉम्बाइन ये सब की मदद से। थ्रेसिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ ग्रेन फ्रॉम स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेसिंग, यानी कि जब उस मान लीजिए कि ये एक प्लांट है, इसमें ऐसे करके ये लगा है इसका ग्रेन्स, तो ये प्लांट का ये जो ब्रांच है इस ब्रांच से सिर्फ सीड को अलग करना इसी को थ्रेसिंग कहा जाता है। तो इस थ्रेसिंग मैनुअली हो सकता है, ये देख सकते हैं आप, इसको एक पत्थर में पीटा जा रहा है इसके कारण सीड ये देखिए अलग हो जा रहा है और यहाँ पे रख दे रहा है वो वापस से इसको। और एक होता है थ्रेसिंग बाय थ्रेसर मशीन और एक होता है कॉम्बाइन थ्रेसर। कॉम्बाइन एक ऐसा मशीन है जिसकी मदद से आप थ्रेसिंग भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसकी मदद से कटिंग हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों कर सकते हैं कॉम्बाइन की मदद से। उसका एक आता है विनोइंग। विनोइंग मतलब जब आप काट लिए उसको कर लिए उसके बाद भी छोटा छोटा क्या होता है, छोटा छोटा उसमें स्टीम ब्रांचेज रह जाते हैं सीड्स के साथ। तो उसको जब आप थोड़ी हाइट से उसको गिराइएगा तो सीड्स का वेट क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, तो सीड्स सेपरेट हो जाएंगे
और विंड के मदद से जो होता है उसका चाफ यानी कि उसका जो आप कह सकते हैं स्टीम या फिर कुछ उसका होता है ग्रेन्स के साथ अनवांटेड पार्टिकल्स, वो पार्टिकल विंड की मदद से सेपरेट हो जाता है। इसको कहते हैं विनोइंग। और विनोइंग जो आपको कहा मैंने हाइट से गिराने पर, ये होता है ट्रेडिशनल विनोइंग। और एक होता है मॉडर्न विनोइंग, यानी कि उसको मशीन की मदद से किया जाता है। तो दो प्रकार का विनोइंग मैंने आपको बताया। अब आता है बात स्टोरेज का। तो स्टोरेज दो टाइप का होता है, एक स्मॉल स्केल स्टोरेज, एक लार्ज स्केल स्टोरेज। स्मॉल स्केल स्टोरेज में क्या होता है, जूट बैग में हम डाल सकते हैं, गनी बैग इसको कहते हैं, या फिर आप मेटल बीन्स यानी कि छोटे छोटे मेटल के बॉक्सेस में उसको रख सकते हैं। लेकिन जब बात आती है लार्ज स्केल पे, तो लार्ज स्केल पे कैसे रखें, तो उसके लिए आता है सिलोज। सिलोज यानी कि बड़ा बड़ा मेटेलिक कंटेनर, या फिर ग्रेनरीज। ग्रेनरीज मतलब जो गोदाम होता है ना, उसमें आप रख सकते हैं। तो ये दो प्रकार हैं। और जो आप इसको सेव कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आप ड्राई नीम का पत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कुछ कुछ आपका ये भी आता है, केमिकल्स भी आता है, जिसकी मदद से आप इसको सेव कर सकते हैं। टू इंश्योर द एबिलिटी ऑफ सीजनल फूड थ्रू आउट द ईयर, आप सीजनल फूड जो होता है, सीजनल फ्रूट यानी कि जो सीजन में पाया जाता है, उसको हर सीजन में पाने के लिए कुछ ये आप कुछ कुछ उसको संभाल के रख के ये सब कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोकोनट, कोकोनट आपको मान लीजिए समर में होता है, तो उसको विंटर में आप कैसे पा सके, इसीलिए उसको बचाया जाता है। ऐसे इस प्रोसेस से आप कर सकते हैं इसको, इसीलिए सेफ स्टोरेज का प्रोसेस को लगाया जाता है। तो फैसिलिटेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड पार्टिकल फॉर अ लॉन्गर टाइम, यानी कि फूड मटेरियल को आप बहुत ज़्यादा टाइम तक रख सकते हैं स्टोर करके। टू प्रोटेक्ट प्रीसेबल फूड मटेरियल फॉर लॉन्गर टाइम, यानी कि आप जो ख़त्म हो गया फूड, सीजनल फूड, उसको आप प्रोटेक्ट करके लंबे टाइम तक रख सकते हैं। टू रीच द फूड मटेरियल टू द रिमोट एरिया, यानी कि जो दूरवर्ती क्षेत्र है उस जगह तक आप उस फूड को स्टोर करके पहुंचा सकते हैं। और टू फैसिलिटेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड पार्टिकल इन द केस ऑफ इमरजेंसी, और आप इमरजेंसी में उस स्टोर्ड फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक आता है बुफर स्टॉक। बुफर स्टॉक इसी को तो कहते हैं कि जब इमरजेंसी में आपका ऐसा फूड स्टॉक जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी के टाइम में किया जाता है, उसी को बुफर स्टॉक कहते हैं। मान लीजिए कि मैं आपको एक केस बताता हूँ कि मान लीजिए एक बच्चा है रमेश, और हरप्रीत, हरप्रीत एक आदमी पंजाब में रहने वाला आदमी है। उसके घर में, उसके शहर में बहुत बड़ा भूकंप आया, तो उसका आसपास का बहुत सारा घर टूट गया। अब घर बनाने के पैसे नहीं है, और वो लोग खाना कहाँ से खाएंगे, तो खाना के लिए दर दर घूम रहे हैं। सब कुछ तबाह हो गया, फ्लड आया था मान लीजिए, फ्लड सब कुछ बहा के ले गया, पैसा, घर, सब कुछ बहा के ले गया, खाना पीना सब बहा के ले गया। तो अब उसको खाना कहाँ से मिलेगा। तो इस केस में जो होता है, वो अलग अलग स्टेट के या फिर उसी स्टेट के जो होता है बुफर स्टॉक, यानी कि सिलो जो होता है वहाँ पे, यानी कि ग्रेनरीज जो होता है, बड़े बड़े गोदाम में, सिलोज में उसको सेफ करके रखा जाता है। उसी स्टॉक को कहते हैं बुफर स्टॉक। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब बात आता है एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है। तो द रियरिंग ऑफ एनिमल फॉर सम बेनिफिट्स और फॉर सम बेनिफिशियल पर्पस, तो उसी को हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। कोई भी बिना बेनिफिट्स के किसी चीज़ को रखना नहीं चाहता है, क्योंकि इंसान का नेचर है हर चीज़ से कमाई करना। तो वो बेनिफिट्स कैसे पाएगा। तो आप किसी भी एनिमल को, मान लीजिए गाय को रखें हैं, गाय से दूध निकालिए, उसको बेचिए, तो ये आपका एनिमल हस्बेंड्री में आता है। बहुत कोई गोहाल ये सब रखता है, मतलब 10 20 गाय 30 गाय रख लिया, ये बहुत लार्ज स्केल पे होता है, आप छोटे स्केल पे नहीं बोल सकते। इसको लाइफ स्टॉक भी कहते हैं। फिर जैसे मान लीजिए बहुत सारा कोई हजारों हजार लाखों लाख मुर्गियों को रखा, तो इसको भी एनिमल हस्बेंड्री में आएगा। उसका एग बेचेगा, मुर्गी को बेचेगा, बहुत फ़ायदा होता है। तो ये सब एनिमल हस्बेंड्री के पार्ट है। अब हम एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, इस पूरा का पूरा ओवरव्यू इस चैप्टर का एक बार देख लेते हैं। तो सेम काइंड ऑफ प्लांट्स बीइंग कल्टीवेटेड इन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। क्रॉप इज ऑफ टू टाइप्स, यानी कि क्रॉप क्लासिफिकेशन दो टाइप का है, खरीफ और रबी। खरीफ क्रॉप रेनी सीजन में, रबी क्रॉप विंटर सीजन में। बेसिक एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है, सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो यानी कि सॉइल का लूजनिंग होता है। दूसरा होता है सोइंग, यानी कि
सॉइल को जो होता है उसमें सीड्स को डालना होता है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, यानी कि मैन्योर और फर्टिलाइजर डालेंगे ताकि फर्टिलिटी इंक्रीज होगा। चौथा क्या होता है, इरिगेशन, जल्दी से पानी टाइम टू टाइम इंटरवल पे डालेंगे, उसको इरिगेशन कहेंगे। प्रोटेक्शन फ्रॉम सी वीड्स, इनके अनवांटेड प्लांट से उसका प्रोटेक्शन करेंगे। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आया कि अनवांटेड प्लांट से प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत क्यों है। ये बात आपको भी क्वेश्चन आया होगा आपके दिमाग में। तो इसका ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पे एक प्लांट है और अनवांटेड प्लांट यहाँ पे उग गया है, और यहाँ पे वाटर देते हैं हम, तो वो कुछ वाटर ये ले लेगा, कुछ वाटर ये ले लेगा। यहाँ पे सनलाइट है, कुछ सनलाइट ये ले लेगा, कुछ सनलाइट ये ले लेगा। और यहाँ पे मिनरल्स है, कुछ मिनरल्स ये ले लेगा, कुछ मिनरल्स ये ले लेगा। मतलब इस प्लांट के साथ ये जो प्लांट है ये कंपटीशन पे आ जाएगा, यानी कि दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे, जिसके कारण जो होता है मेन क्रॉप का हेल्दी ग्रोथ नहीं हो पाएगा। क्रॉप का जो होता है हेल्दी ग्रोथ नहीं हो पाएगा। क्रॉप उतना अच्छा मतलब आप बेनिफिट नहीं दे पाएगा, ये कह सकते हैं। तो इसीलिए हमको वीड्स को रिमूव करने का ज़रूरत पड़ता है। छठा आता है हार्वेस्टिंग। सातवां आता है स्टोरेज। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, सॉयल का प्रिपरेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हो, प्लॉ एंड कल्टीवेटर। और सोइंग ऑफ सीड हम लोग यूज करते हैं फनल मेथड या फिर ड्रिल, सीड ड्रिल। और सीड ड्रिल जो होता है सबसे इजीली क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो इक्वल डेप्थ पे, इक्वल हाई, मतलब इक्वल इंटरवल, यानी कि इक्वल दूरी पे, इक्वल डिस्टेंस पे, ये सब पे देता है। या फिर वो कह सकते हैं कि टाइम, लेबर बचाता है, बहुत चीज़ें, मनी बचाता है। क्योंकि आपको, अगर आप मैनुअली करते तो ज़्यादा आपको आदमी को हायर करना पड़ता है, जिसके कारण ज़्यादा पैसे लगते हैं। अगर एक आदमी को करते तो आप ज़्यादा दिन लगता है, इसके कारण ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो ये अलग अलग पर्पस हैं। उसके बाद मैन्योर और फर्टिलाइज़र आर एडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड किया जाता है प्रॉपर ग्रोथ के लिए। प्रॉपर ग्रोथ, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर ग्रोथ, प्रॉपर ग्रोथ मतलब क्या होता है कि उसका जैसे अच्छे से ग्रोथ हो सके, अच्छे से ग्रोथ हो सके, समझे। उसके बाद बात आता है कि वीडिंग। वीडिंग इज ऑल्सो इसेंशियल इन द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ क्रॉप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो कंपटीशन में ये नहीं आएगा, जिसके कारण अच्छा प्रॉपर ग्रोथ होगा। तो वीडिंग भी प्रॉपर ग्रोथ के लिए ही किया जाता है। उसके इरिगेशन, इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉप प्रोडक्शन में। पानी नहीं मिलेगा तो कैसे, पानी के बिना कुछ नहीं, जल ही जीवन है। उसका आता है मॉडर्न मेथड लाइक स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन। इसके बारे में हम लोग बहुत ही गहराई से डिस्कस कर चुके हैं। उसका आता है हार्वेस्टर और कॉम्बाइन इज़ वेरी यूज़फुल इन हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप। हार्वेस्टर या फिर कॉम्बाइन जो होता है वो बहुत यूज़फुल होता है हार्वेस्टिंग में, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। उसका प्रॉपर स्टोरेज चाहिए ताकि कभी मान लीजिए डिज़ास्टर आया, कोई नेचुरल डिज़ास्टर, तो उसमें हमारे मदद कर सके, इसलिए ज़रूरी है। उसके एनिमल हस्बेंड्री जो होता है, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में देख चुके हैं कि एनिमल्स का जो रियरिंग होता है लार्ज स्केल पे, उसी को एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, किसी बेनिफिशियल पर्पज से। अब आपका एक रिव्यू है, इसमें आपका क्वेश्चन ये है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि ये कौन सा क्रॉप है। आप एक सेकेंड आंसर नहीं देखिए, अगर आप ईमानदार बच्चे हैं तो आंसर आप यहाँ नहीं देखेंगे, आप बिना आंसर देखे ही कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्रॉप गिवन बिलो। यहाँ पे ये कौन सा क्रॉप है, तो ये आपका हो गया मेज क्रॉप। अच्छा, ये कौन सा क्रॉप है भाई, ये आपका हो, ये सॉरी ये क्रॉप मैं कह रहा हूँ, ये आपका कौन सा इमेज है भाई, तो ये आपका सीड ड्रिल का इमेज है। ठीक है, तो अब थैंक यू, अब मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।